नमस्कार एवरीवन। आज कई दिनों बाद एक नई वीडियो के साथ आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ। तो आज हम बात करेंगे कि इंडिया ने अभी पिछले 10-15 दिन में क्या क्या नई डिस्कवरीज करी हैं और हम किस तरीके से ग्लोबल मार्केट में आगे बढ़ रहे हैं। इसको देख के बहुत सारे लोग चिंतित हैं, उनको दिक्कतें हैं, और कुछ कुछ हमारे पार्टनर्स हैं जो काफ़ी खुश हैं और जो चाहते हैं कि इंडिया के साथ वो अच्छे से अपने रिलेशन इस्टेब्लिश करके आगे बढ़ें। तो सबसे पहले शुरू करते हैं रिगार्डिंग द ऑयल। तो इंडिया ने अंडमान आइलैंड्स के पास में नया अपना ऑयल का ज़ख़ीरा हमने पाया। साथ में असम में भी ऑयल के नए को की डिस्कवरी हुई। सो इंडिया को 43 बिलियन बैरल्स, मतलब बात समझने लगाएं कि इंडिया 5 मिलियन बैरल ऑयल यूज़ करता है पर डे। हमारे को 43 बिलियन बैरल्स मिले हैं। ठीक है, तो 43 बिलियन बैरल का जो ऑयल का वो है वो हमें मिला है। उस पर हमारा काम शुरू हो चुका है, ड्रिलिंग और उस तक पहुंचने का। और ये सिग्निफाई करता है कि आगे चल के इंडिया अगर सब सही रहता है तो हम एक ऑयल इंडिपेंडेंट देश बन सकते हैं। यानी कि हमारे को मिडल ईस्ट, अमेरिका, रशिया, किसी से भी कोई भी ऑयल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इवन हम ऑयल एक्सपोर्टर बन जाएंगे। उससे सबसे अच्छा फ़ायदा ये होगा कि जो मिडल ईस्ट और इस तरफ की कंट्रीज़ जो हमारे पे दबाव डाल सकती हैं ओपेक के ज़रिए, बाकी चीज़ों के ज़रिए, उससे हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, उसको हम पीछे धकेल सकते हैं। साथ ही साथ जो आईमैक है, यानी कि इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर जो है जिसकी बात चल रही है, उसमें भी हमारा शेयर रिस्पेक्टिवली इंक्रीज़ हो जाएगा और हमारी सेइंग ऑन अ वर्ल्ड स्टेज और भी बढ़ जाएगी। 43 बिलियन बैरल्स हमारे को बहुत, मतलब 100 सालों तक के लिए इंडिपेंडेंट बना सकता है। और जैसे कि आगे चल के चेंजेस होने हैं, क्या पता कि अगले 100 सालों तक अगर हम 100 सालों के हिसाब से भी इंडिपेंडेंट हो गए तो सिनेरियोस बिल्कुल बदल जाएंगे और वापस से जो वेस्ट और मिडल ईस्ट का जो दबाव रहता है ऑयल हेजेमनी को लेके, वो काफ़ी कम हो जाएगा। इससे पूरा देश बहुत खुश है। हमारे कुछ पार्टनर्स भी इससे काफ़ी खुश हैं कि उनको भी उस तरफ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हमारे पड़ोसी देशों में और मिडल ईस्ट के देशों में काफ़ी में कुछ दिक्कतें भी हैं और उनको इस बात को लेकर कुछ ज़्यादा खुशी है, जो कि स्वाभाविक है कि अगर हमारा कुछ फ़ायदा होता है और उससे अगर हम उनसे एकदम किनारा कर सकते हैं तो ये उनके लिए काफ़ी दिक्कत की बात हो जाती है। अब ऑयल जैसे हमारे को अंडमान सागर और अंडमान के एरिया में मिलता है और असम में मिलता है, ये हमारे लिए बढ़िया है। इसके अलावा हमने 7 आइलैंड्स जो है कि अरेबियन सी और इस तरफ, अरेबियन सी कह रहा हूँ, बे ऑफ बंगाल और इस तरफ के साइड पे हमने वापस से अपने में मिलाए हैं, जिससे कि हमारा कोस्टल रीच और कोस्टल बॉर्डर्स बढ़ गए हैं और इंडिया का ओवरऑल बॉर्डर्स और क्षेत्रफल बढ़ा है। ये हमारे लिए अच्छी बात है कि जो भी डिस्प्यूटेड एरियाज़ हमने पुराने हैं, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, ये छोटे छोटे आइलैंड्स नॉटिकल माइल्स और इंडिया का जो सॉवरन एरिया है समंदर के अंदर, हर एक देश का एक सॉवरन एरिया होता है जो कि उसके लास्ट जो लैंड मास है उससे कुछ 100 माइल्स, नॉटिकल माइल्स, मतलब जो समुद्र को नॉटिकल माइल्स के हिसाब से गिना जाता है। तो जैसे लैंड पे 1 माइल के अंदर 1.6 किलोमीटर होता है, नॉटिकल माइल्स थोड़ा डिफरेंट होता है। तो उसके अनुसार आपका एरिया, जो आपकी रीच है, जो आपका सॉवरन एरिया बोला जाता है, जिसमें कोई और देश हस्तक्षेप नहीं कर सकता, वो बढ़ जाता है अगर आपके जो आइलैंड जो फार रीचिंग है। तो इससे हमारे को काफ़ी फ़ायदा होता है, इससे हमारे फिशरमैन्स को बहुत फ़ायदा होता है। इसके अलावा इंडिया आगे चल के काम कर रहा है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाने की, जिससे और उनको और तेज़ी से बनाने की, ताकि जो हमारी इंडस्ट्रियल और नॉर्मल रेजिडेंशियल जो कि एरियाज़ हैं हमारे देश में, जो पूरी पावर
डिमांड है उसको और अच्छे तरीके से मीट किया जा सके और क्लीन वे में मीट किया जा सके। इसके साथ साथ सबसे आगे निकल के बात आती है कि अगर हम अपने गोल्स को हासिल करते हैं तो इंडिया बहुत अच्छे से जो ग्रीन एनर्जी है उसके लिए आगे बढ़ता है। तो ऑयल प्लस न्यूक्लियर प्लांट्स प्लस हमारे जो ऑनगोइंग पावर प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें कि हम ये ध्यान दे रहे हैं कि बिजली चोरी रोकी जाए, जो पुराने ग्रिड्स हैं उनका नया करा जाए ताकि जो वेस्टेज होती है ड्यूरिंग सप्लाई बिजली वो कम हो। तो पावर के क्षेत्र में और गैस और ऑयल के क्षेत्र में इंडिया को काफ़ी अच्छे समाचार और सुखद संकेत मिले हैं आगे चलने के लिए। ये बहुत बढ़िया बात हुई है अभी। इसके अलावा बात करी जाए कि फोर्सेस क्या कर रहे हैं, तो जैसा कि आपको पता चला होगा कि म्यांमार में हमारे देश के दुश्मनों के खिलाफ जो कि क्या कहते हैं आसाम से पहले जो उल्फा करके जो संगठन था उसके जो रेमिनेंट्स से उनके ऊपर अटैक किया गया है और उनकी फोर्सेस को काफ़ी डैमेज पहुंचाया गया है। तो उल्फा जो संगठन था उस पहले सिंगुलर था, फिर उसके 2 पार्ट्स हुए, उनमें से एक पार्ट ने सरेंडर कर दिया था कुछ साल पहले। तो जो बचे हुए थे उन पे स्ट्रेटेजिक अटैक हुआ है। तो ये मिस्ट्री अटैक है, अभी तक किसी भी मतलब इंडियन गवर्नमेंट या किसी ने उसकी वो ली नहीं है क्या कहते हैं जिम्मेदारी, और ये क्लियर अटैक किया गया है। ऐसे कुछ साल पहले भी ऐसी एक स्ट्राइक हुई थी, तो जैसे अब की बार ड्रोन स्ट्राइक हुई, ऐसे पहले भी कुछ साल पहले की गई थी, डेसिमेट देयर फोर्सेस। और हमारे तरफ जो भी वो टेररिस्ट और मिलिटेंट एक्टिविटी करना चाहते हैं उसको ख़त्म करने के लिए काफ़ी अच्छा कदम है। ये बहुत सारे हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स पे को ख़त्म किया गया है और ये बहुत ही अच्छी खबर है कि जो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए काफ़ी सुखद समाचार है। और ये नक्सलवाद और जो भी हमारे इंटरनल चैलेंजेस हैं उसको ख़त्म करने और उसको कंटेन करने में आगे चल के काफ़ी हेल्प करेगा। इसके साथ साथ जो बंगाल का बॉर्डर है, त्रिपुरा का बॉर्डर है, असम का बॉर्डर है, मेघालय का बॉर्डर है, ये सारे बॉर्डर्स के ऊपर जो कि हमारे लगते हैं बांग्लादेश से और मिज़ोरम का बॉर्डर, इन 5 स्टेट का बॉर्डर। हैरान की बात यह है, चलिए पहले ये बताते हैं। लोगों को लगता है कि जो बांग्लादेश है उसका जो मैक्सिमम बॉर्डर है वो असम और वेस्ट बंगाल से लगता है, जबकि ये गलत है। सबसे ज़्यादा बॉर्डर वेस्ट बंगाल से लगता है, लेकिन उसके बाद असम नहीं आता। मेघालय, त्रिपुरा ये दोनों उससे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करते हैं। मिज़ोरम उससे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है, फिर असम करता है। वो नॉर्थ ईस्ट के पार्ट्स हैं, वहाँ पे रिपोर्टर्स जाते नहीं हैं, वहाँ की बात नहीं होती, वहाँ की एक्चुअल ज्योग्राफी पे कोई ध्यान नहीं देता। इसलिए लोगों को ये वहम रहता है कि इंसर्जेंसी सिर्फ क्या कहते हैं असम और वेस्ट बंगाल में होती है और जो वहाँ से लोग जो भाग के आते हैं वो सिर्फ यहाँ आते हैं। ऐसा नहीं है, वो लोग बंगाल और असम में आते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मतलब पहले असम की बात, अब मेजरली वेस्ट बंगाल में उनको सपोर्ट है वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट और वहाँ के उसका कि वहाँ पे जो भी अंदर का सिस्टम है उनको फेवर करता है। लेकिन ये 5 स्टेट से शेयर होता है और मिज़ोरम, त्रिपुरा और मेघालय भी इस चीज़ का बहुत बड़े शिकार हैं। रिसेंटली आपको पता चला होगा कि त्रिपुरा में जब वो लोग घुसना चाह रहे थे तो हमारे यहाँ के भाइयों ने उनको समझाया कि आप ऐसा ना करो और आप वापस चले जाए। जब वो नहीं गए तो उन्होंने अपने धनुष बाणों से काम निपटा दिया। मैं तो कहता हूँ ये आगे भी होना चाहिए। जो भी हमारे देश में घुसे, इर्रिस्पेक्टिव कास्ट, कल्चर, धर्म, इवन बूढ़ा, बच्चा, जवान, महिला, कुछ भी हो, भाई धर्मशाला नहीं है कि कोई भी आता रहे। इफ दे नॉट बैक डाउन और वो वापस नहीं जाते हैं और ज़बरदस्ती करते हैं घुसने की, मारो सालो, धनुष बाण छोड़ो, सीधा गोली मारो।
और ये एक्टिव होना चाहिए कि जो भी हमारे बॉर्डर एरियाज अगर कोई ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा है, फर्स्ट वार्न देम, इफ दे डजंट लिसन, रेडिकेट। ये आओ जी भगत करें नहीं। वासुदेव कुंडकम बहुत बढ़िया बात है, लीगली आप आइए, आपका स्वागत है। इलीगली अगर आप घुसने की कोशिश करते हैं तो आपका एक कदम पड़ता है, वो कदम काट के आपके हाथ में पकड़ा दिया जाएगा, आपको टांग, और उसको लेके वापस जाइए। दिस शुड बी द नॉर्म, वरना वही हाल होगा जो आजकल वेस्टर्न कंट्रीज़ का होना है। पोलैंड नहीं घुसने देता इन्हें तो पोलैंड में शांति है। मतलब मैं यूरोप का एग्जांपल दे रहा हूँ कि पोलैंड अगर इन्हें नहीं घुसने देता तो पोलैंड में शांति है, लेकिन उनको बुरा बोला जाता है कि आप घुसने नहीं देते, और उन्हीं को कहा जाता है कि आप थोड़े और सहिष्णु है। क्यों सहिष्णु हो ये? मतलब वो वहाँ की सरकार अगर अपने लोगों को शांति में जीने की सोच रही है कि भाई मेरे लोगों को ज़रूरत नहीं है इनकी, और हमारे फालतू के लोगों को लाने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने तरीके से हमारे लोगों को काम देके उन्हीं से काम करा लेंगे, थोड़ा डिले हो जल्दी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम ज़बरदस्ती इनको नहीं लाएंगे। लेकिन सेम अब फ्रांस, जर्मनी, यूके, स्पेन के कुछ पार्ट्स और भी कई सारे यूरोपियन देश हैं, वो भुगत रहे हैं। और वो इतना भुगत रहे हैं कि कहीं पे भी शुरू हो रहा है, रोड्स ब्लॉक हो रही हैं, ताजिए निकल रहे हैं, ओपनली वायलेंस शो किया जा रहा है, सेल्फ इन्फ्लिक्टिंग वायलेंस कह लीजिए, चाहे इंटिमिडेशन कह लीजिए दूसरे लोगों का। फ्रांस के अंदर लड़कियों को पिग्स को पेट करना पड़ रहा है कि पिग्स साथ में लेके चलें ताकि उनको कोई मोलेस्ट ना करे पीसफुल जाके। वहाँ पे उनके लोकल बिजनेसेस को धमकाया जा रहा है। छोटे छोटे आइलैंड्स जो इटली के हैं, सिसिली और यहाँ किस तरफ के जगहें हैं, वहाँ पे बोट भर भर के लोग घुसने की कोशिश करते हैं, और वो बच्चे या उनमें महिलाएं नहीं होती, सिर्फ आदमी होते हैं। ऐसे यहाँ पे है, बांग्लादेश से जो लोग आते हैं उनका आप समझ नहीं सकते, इतना बुरा हाल है। हॉस्पिटल्स के अंदर आप जाएं, यही मिलेंगे आपको, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में लाइन लगाए। अब दिल्ली के हॉस्पिटल्स हो गए, कई सारी और जगह हो गई जहाँ, और पुलिस वाले उनसे आप पूछिए, वो बताएंगे ये जिस एरिया में रहते हैं गुच्छे में रहते हैं, इनको गुच्छों में पकड़ा जा रहा है। तो कि जब ये पकड़े जाते हैं उसको जब मेडिकल कराने आते हैं तो 100 लोगों को भी लाया जा रहा है एक बारी में। वो यहीं पैदा कर रहे हैं, यहीं जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, और उनका कोई मोटिव नहीं, उनका एक ही मोटिव है, अपना गुच्छा बनाओ, गुच्छों की तरह रहो, उसके बाद उसको थोड़ा और बढ़ाओ, एक मोहल्ला बनाओ, मोहल्ले के अंदर फिर अपना नेता बनाओ, और अपनी वोट शेयर को दिखाओ कि हमारे पास वोट है, क्योंकि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम वोट का बिका हुआ है। आप 100 लोग हैं, 100 लोग अच्छा काम करते हैं, आप देश के बारे में अच्छा सोचते हैं, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अगर वो 500 हैं और उनकी वोट डलेगी 90% से लेकर 100%, और आपकी वोट डलेगी 100 लोगों की 50-60%, तो आपका लोकल लीडर जो कि दूसरी पार्टी का है, या फिर वो भाजपा से नहीं है, कुछ और सीन है, चाहे वो भाजपा से भी हो, जो आपके लोकल लीडर्स हैं, आपके एमएलएज हैं, दे हैव टू लिसन टू देम। तो उनको पता है कि अगले चुनाव में अगर वोट नहीं दिया तो कुर्सी जाएगी। अब हाँ, इस सारे प्रकरण का जो काट निकली है वो निकली है चुनाव, तो मतलब प्रॉपरली एक कॉन्स्टिट्यूशनल वे है कि जो हमारी चुनाव आयोग है वो ऑटोनोमस बॉडी है, जिसको संविधान ही अधिकार देता है कि आप वोटर लिस्ट चेक करेंगे, वोटर लिस्ट में क्या दिक्कतें हैं उसको एड्रेस करेंगे, उसको रिवाइज करेंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। हमारे देश में डबल वोटिंग बहुत बड़ा इशू है। कोई बंदा माइग्रेट करके दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र वहाँ जा रखा है, वहाँ भी वोट डाल रहा है, और वही बंदा यूपी या बिहार आ रहा है, बंगाल आ रहा है, वहाँ पे भी वोट डाल रहा है। तो अब जब इसका बात शुरू हुई है तो सेम चीज़ पहले दिल्ली के चुनावों में देखी गई थी कि उसमें भी बहुत सारे ये इनके वोटर्स के नाम कटे, इस पर आम आदमी पार्टी बहुत चिल्लाई थी, क्योंकि उनको तो पता था कि किन के कट रहे हैं।
सेम हालात अब बिहार चुनाव में देखा जा रहा है, जिसमें आया है कि कई लाख लोगों के नाम हट रहे हैं। उसमें ये नहीं है कि सिर्फ एक ही कम्युनिटी से हैं। अगर जो लोग वहाँ पे नहीं रहते हैं और वहाँ से मूव आउट करके दिल्ली और इस तरफ आ गए हैं, तो उनका नाम वहाँ के वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है, क्योंकि और ये चेक किया जा रहा है कि उनका वो नाम यहाँ है या नहीं है। साथ ही साथ ये पाया गया कि कुछ एरियाज़ में एक कम्युनिटी की तादाद 44% है, और उस पूरे एरिया के अंदर जो आधार कार्ड है वो उस टोटल पॉपुलेशन, अगर मान लीजिए 2 लाख लोगों की है, तो वहाँ 2.5 लाख लोगों के आधार कार्ड बने हुए हैं। मतलब मैं वोटिंग वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल पॉपुलेशन बच्चे समेत गिन के भी उससे भी 26 से लेके 40% ज़्यादा। मतलब अगर मान लीजिए किसी एरिया में किसी एक कम्युनिटी की पॉपुलेशन 44% है, तो उस एरिया के अंदर आधार कार्ड जो निकल के आ रहे हैं वो 130%, 140%, 126% निकल के आ रहे हैं। तो जितने लोग नहीं हैं उससे ज़्यादा आधार कार्ड निकल के आ रहे हैं, और आधार कार्ड के हिसाब से उतने ही ज़्यादा वोटर कार्ड से निकल के आ रहे हैं, और वो धांधली निकल के आ रही है, डबल वोटिंग की जा रही है। हमारे इलेक्शंस को रिग करने की प्रॉपर तरीके से योजना बनाई जा रही है और उसको किया जा रहा है, उसके खिलाफ ये काम चल रहा है। पहले इनका क्या रहता था कि जो नॉन बीजेपी रूल स्टेट्स है उसमें जाके ये इमिग्रेंट्स घुस जाते थे कि यहाँ पे भाजपा नहीं आए, यहाँ पे हमारी तरफ काम होगा नहीं होगा। लेकिन अब की बार सरकार ने जो डायरेक्टिव जारी करे हैं उसमें दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, इनमें तो काम हो ही रहा। उसके अलावा हिमाचल, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, तेलंगाना, ऐसे कोई राज्य नहीं है जहाँ पे, इवन पंजाब, वहाँ से इनको पकड़ पकड़ के वापस भेजा जा रहा है। मैं मानता हूँ कि इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है जिसका हमारे पास प्रॉपर डाटा नहीं है, लेकिन एक डर होता है कि अगर हम पकड़े गए तो यहाँ से एक बोतल पानी के साथ में लात मार के भगा दिया जाएगा, और जो यहाँ कमाया खाया सब यहीं रह जाएगा। तो लॉस ऑफ लाइफ एंड लॉस ऑफ एवरीथिंग यू हैव अर्न, ये 2 ही चीज़ें आदमी को डरा सकती हैं। तो इनके अंदर लॉस ऑफ लाइफ की टेंशन नहीं है। इनको डर लगता है इनकी बेइज्जती हो, इनको जलील किया जाए, या फिर इनका जो इन्होंने कमाया अभी तक उससे हाथ धो बैठे। और जैसे ही इनके हाथ से वोटिंग का राइट जाता है, सबसे पहला आघात तो वहीं हो जाता है। उसके बाद जब इनको यहाँ से धक्के पकड़ के इनको यहाँ से बाहर भेजा जा रहा है, तो अगर एक बाहर जाता दिखता है तो उसको देखी देखी रात के अंधेरे में 100 तो अपने आप निकल लेते हैं वापसी के लिए। अगर आप लाख लोगों को यहाँ से वापस भेज रहे हैं तो 50 लाख लोग अपने आप ही भागने की तैयारी में रहेंगे। अब लोग कहते हैं कि बांग्लादेश इनको एक्सेप्ट करेगा, नहीं करेगा। बांग्लादेश इस हालत में नहीं है कि वो आपको अपोज कर सके। अगर वो अपोज करते हैं, चलिए मान लीजिए वो अपोज करते हैं, तो वो कितना कर पाएंगे? उनकी सांसें रुक जाएं, इतना बुरा हाल हो जाएगा। और इंडिया को एकदम सही तरीके से बता देना है, मतलब बता भी रहा है ये ऑफ द रिकॉर्ड, अब ऑन द रिकॉर्ड भी बता देना चाहिए कि हम किसी को यहाँ इलीगली नहीं रुकने देंगे। थॉरो स्कैन्स कीजिए, इनके फेशियल रिकॉग्निशंस लीजिए। एक बंदे को हमने भेजा, वो 2-3 हफ्ते बाद यहीं मिला, उसको वापस सेकंड बार भेजा गया है। तो ये बता रहा है कि इनके जितने भी हम स्कैन कर रहे हैं, फिंगरप्रिंट्स, रेटिना स्कैन्स, फेशियल आइडेंटिफिकेशन स्कैन्स, वो भी हम रिकॉर्ड्स के थ्रू यूज़ कर रहे हैं ताकि इनकी वापस री एंट्री रोकी जाए। इस पे कुछ लोगों को बहुत दिक्कत भी है, बट मैं मानता हूँ कि अगर इलीगली आप आए हैं इस देश में तो आपको वापस भेजा जाना बहुत ज़रूरी है। 71 के बाद 4-5 मिलियन लोग आए थे, उनमें से 1.5 मिलियन यहीं रुक गए, बाकी चले गए। उन्होंने उनका यहाँ पे बेस बना, उसके बाद उन्होंने यहाँ पे फैसिलिटेट किया उन लोगों को वहाँ पे से लाने के लिए आगे चल के। ऐसे होते 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 अब ये हालात है कि इस देश में बोला जा रहा है कि 25 से 40 मिलियन के बीच में कुछ भी हो सकता है।
मतलब 2.5 करोड़ से लेकर 4 करोड़ के बीच में लोग हो सकते हैं जो हमारे देश में इलीगली घुसे हुए हैं। और पाकिस्तान की बहुओं का तो अभी इस ऑपरेशन सिंदूर में पता चला था कि बहू पाकिस्तान की है, वो रह यहाँ रही है, बच्चे यहाँ पल रहे हैं। तो जितने लोग पकड़े जाएं, thoroughly check their IDs, thoroughly check everything and then give them back, send them back to their countries। हमने ठेका नहीं लिया है। अगर कोई हमसे पूछेगा तो हमारे पास अपना सब कुछ बताने के लिए है। अब कहाँ गए वो लोग जो कह रहे थे हम कागज़ नहीं दिखाएंगे, दिक्कत कि ये ज़मीन किसी के बाप की थोड़ी ना, ये देश किसी के बाप का थोड़ी ना, तो तुम्हारे बाप का भी नहीं है। एंड इट इज़ हाई टाइम दैट आवर गवर्नमेंट रियलाइज कि ये इन लोगों को रोका जाना चाहिए और भी अलग तरीके से रोका जाना चाहिए। इफ़ यू हैव टू यूज़ एक्सेसिव फोर्स, यूज़ इट। चेक कीजिए अगर कोई बंदा आपके घर के आसपास है, अगर आपको लगता है वो यहाँ का नहीं है, रिपोर्ट देम टू अथॉरिटीज़। सिर्फ गवर्नमेंट की ठेका नहीं ले रखा कि हमारे यहाँ से गंदगी भाग आई जाए। हमारे यहाँ पे एज अ वर्कर्स काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम करते हैं। अगर आपको लगता है कि यहाँ का नहीं है, डोंट एम्प्लॉय देम और उनको रिपोर्ट कीजिए। लोग कहते हैं हमारी इंडस्ट्रीज, भाई इस देश में 140 करोड़ लोग हैं, अपने देश के लोगों को अप्लॉय कर लो। इस देश में इतने लोग हैं कि 3 देशों को भर के भी काम दे सकते हैं हम। इन्हीं को देना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि सस्ते में काम कर लेंगे। हमें हमारे लोगों को साथ देना है, इनका साथ नहीं देना है। हमारी खुद की भी एक वो है, ये कर्तव्य कि हमारे को अपने लोगों को बचाने के लिए जितना आप सजग हो सके उतना सजग रहिए। अभी योगी जी ने तो कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, तो एक साथ रहिए। अपनी कुछ जो क्या कहते हैं ड्यूटीज़ है उनको समझिए, क्योंकि गवर्नमेंट तो अच्छा कर ही रही है। इसके साथ अभी कावड़ी यात्रा शुरू हुई हैं और पिछले साल जो योगी जी वो लेके आए थे कि आप प्रोपराइटर, मतलब कि जो उस दुकान का मालिक है उसका नाम आगे होगा शो, स्कैनर शो होंगे, आप उस पर स्कैन कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि जो दुकान का मालिक हैं या किसकी दुकान है, कि आपके साथ कोई चीटिंग तो नहीं हो रही कि किसी और चीज़ का नाम लेके कुछ और बेचा जा रहा हो। देश की मतलब ट्रांसपेरेंसी है, उसका सारा का सारा भी शो हो रहा है। काफ़ी अच्छी खबरें आ रही हैं, लोगों को इस बारी और भी सुविधाएं हैं अपनी जर्नी के लिए कावड़ यात्रा में, वो देखा जा रहा है। इस साल महिलाएं भी कावड़ यात्रा में काफ़ी बढ़ चढ़ के पार्ट ले रही हैं, ये भी काफ़ी अच्छी बात है और सब कुछ बहुत सही चल रहा है। इंडिया ग्रोथ पे है, ऑयल हमारे को मिला है, उसका हम भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। साथ ही साथ जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं उस पर भी काम चल रहा है, सेमीकंडक्टर्स पे काम चल रहा है। तो इंडिया गोइंग इन गुड डायरेक्शन। अब जो बात रह जाती है वो है यूएस से ट्रेड डील की। तो यूएस कुछ चीज़ें चाह रहा है जो कि हमने क्लियर कर दिया कि हम उनको नहीं दे सकते, जिसमें मेन है आपका डेयरी और एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि वहाँ पे जेनेटिकली मॉडिफाइड अनाज बनाया जाता है और उसको उगाया जाता है। वो इंडियन गवर्नमेंट कह रही है कि हम उनको यहाँ पे नहीं उगा सकते, वो हमारे देश के मतलब जो हमारा एरिया है उसके लिए सूटेबल है। दूसरा हो सकता है कि जैसे अगर वो अनाज यहाँ हम उगाएं तो उससे जो पेस्ट की दिक्कत आ सकती है, खरपतवार की तरह वो फैल सकता है, compete कर सकता है हमारी यहाँ की जो बेसिक सब्जियाँ अनाज जो उगता है उससे, और इन्वायरमेंटली हमारे लिए सूटेबल नहीं है, इसलिए पहले चीज़ वो है। दूसरा, डेयरी में ये बात निकल के आ रही है कि इंडिया में हम गाय को माता की तरह मानते हैं और हम वेजिटेरियन खाना उनको देते हैं। यूएस के अंदर जो फीड दिया जाता है गाय भैंस को, उसमें पता चला है कि नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स भी होते हैं। तो उसके देखते हुए इंडिया कह रहा है कि हम डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर आपको नहीं आने दे सकते खुले उसमें। बाकी बचा जो चीज़ वगैरह है उसके लिए इंडिया ने अपना पर्सपेक्टिव रखा है कि आप उसके लिए थोड़ा बहुत कर सकते हैं,
जो चीज़ हमारे यहाँ नहीं बनता हो और उसको हम क्वांटिटी वाइज मंगा सकते हैं, उसके लिए हमने बात करी है। सेकंड बात रही है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को लेके कि जिसका पहला टेस्ला का शोरूम मुंबई में खुला है, तो वो शुरू हुआ है। बट ये डील इस मंथ के एंड में या अगले मंथ में जब भी साइन होगी, तो ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि इंडियन गवर्नमेंट हमारे देश के एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर के हितों को जाने नहीं देगी। उसके बाद ही कोई डील फाइनलाइजेशन पे जा सकती है। लास्ट बात यह है कि अब मैं बात करना चाहता हूँ कि टेस्ला का शोरूम इंडिया में खुला है और टेस्ला को हम पहली बार ही अब इंडिया में एज अ कमर्शियल बिकते हुए देखेंगे। तो मेरे को ये बात करनी है कि हम कब जा कर के, इट्स बीन मोर देन 20-30 ईयर्स जब से हमने बाहर की कंपनीज को एक तरीके से हैंडीकैप बना रखा है इंडियन मार्केट में घुसने के लिए। हमारे यहाँ जो कंपनीज गाड़ियाँ बना रही हैं उसके मुकाबले में जो वो गाड़ी होती हैं जो बाहर से आती हैं, उनकी बिल्ड क्वालिटी, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, इंटीरियर डिज़ाइन, कंफर्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो हम इन लोगों को क्यों 110%, 120% टैरिफ पे फंसा रहे हैं? इट्स हाई टाइम। और इनको बहुत साल मिल गए इंडियन कंपनीज को अपनी गेम को बढ़ाने में, और इन्होंने नहीं बढ़ाई है। हमारे को ऑटो इंडस्ट्री को खोलना पड़ेगा। आप कहते हैं कि हम 2 ट्रिलियन 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी से होते होते 4.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी पे आ गए हैं। लोगों के पास पैसा है, लोगों को लोग यूज़ करने जाएं तो लड्डे थोड़ी खरीद लेंगे। वरना आप गाड़ी खरीदने जाओ तो उसका प्राइस माशाल्लाह हद से ऊपर कर रखा है। अगर मेरे को BMW 60 लाख की पड़ रही है और उस पर मुझे पता है कि 100% तो ड्यूटी है, तो फ़ायदा क्या है? एक अच्छा आदमी जिसने 2-3 जनरेशन्स में धीरे धीरे अपनी बढ़ोतरी करी है, अगर वो चाहता है और जनरल पब्लिक के पास पैसा आप कह रहे कि आ रहा है, तो आप ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी फ्री कीजिए। हमारे देश के अंदर गडकरी सर बनाए जा रहे हैं सड़कें एकदम A1 स्टैंडर्ड की, चलाने के लिए हमारे पास वही टाटा है, महिंद्रा है। इंडियन शुड नो द लग्जरी, दे हैव टू टेस्ट कि एक्चुअल स्टैंडर्ड्स ये होते हैं, इसके हिसाब से कार बनी होनी चाहिए। आप जापानीज कार्स जो अच्छे वाली हैं वो यहाँ पे क्यों नहीं लाते? उनको पता है कि कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है यहाँ का स्टैंडर्ड। सबको माइल्स की पीछे भागना पड़ता है, फिर एंड में वही लेनी पड़ती है 4-5 कंपनीज की कारें। टाटा की इलेक्ट्रिक कार प्लस के वर्सेस अगर हम MG की ले लें, विंडसर को, धूल चटा देगी विंडसर इसको कंफर्ट लेवल में, चलने के हिसाब से 100 चीज़ें उसकी बेटर हैं। वो एक्सपोर्ट ड्यूटी भरते हुए टाटा की कार के सस्ती या उसके बराबर पड़ रही है, लेकिन हमारे को तो नहीं जी, हम तो बचाएंगे। अरे मैं क्यों भरूं? तुम अपने उसको बचाना चाहते हो तो ड्यूटीज कम करो, इक्वल प्लेइंग फील्ड पे लाओ उन्हें, फिर देखते हैं किसकी गाड़ी कितनी प्यारी निकलती है और कितना हिसाब से निकलती है। अगर मेरे को स्कोडा की कार या फिर BMW की कार या किसी और कंपनी की कार सस्ती या फिर 5 लाख के फ़र्क में मिलनी शुरू होगी, तो मैं क्या पागल बैठा हूँ क्या कि इनकी कारें लेने जाऊँगा? भाई 110% की ड्यूटी भर रहे हैं हम अपनी पसंद की चीज़ लेने के लिए, क्योंकि हमारी कारों को सेव करना है गवर्नमेंट को। और तो कोई काम धंधा रहा ही नहीं है कि गवर्नमेंट कारों को सेव कर ले, कंपनी को प्रोटेक्शन देते रहे। नहीं देनी है भाई प्रोटेक्शन, बहुत हो गई प्रोटेक्शन। अब कंपेटिटिव फील्ड में आने दो। तो अगर कंपेटिटिव फील्ड में आओगे तभी जाके प्योर ग्रोथ दिखेगी कि हमारी कंपनीज कितनी कैपेबल हैं और कहाँ तक बढ़ सकती हैं। ऐसे गोदी में रखा हुआ बच्चा आगे चल के सॉफ्ट चाइल्ड ही बनता है, उसको एक बार उतारना पड़ता है फील्ड में, तब जाके शांति में पता चलता है कि कौन कितने पानी में है। किनारे पे बैठ के छप छप करना अलग चीज़ है और पानी में उतर के तैरना बहुत अलग चीज़ है। इट्स हाई टाइम कि हमारी गवर्नमेंट इस पर ध्यान दे।
तो आज के लिए इतना ही। होपफुली कि जो आपने आज बातें करी वो उसमें और बढ़ोतरी हो और इंडिया वो और आगे बढ़े। थैंक यू, धन्यवाद। वंदे मातरम।